हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। सॉइल जो हमने स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ड्यू टू टेक्निकल इशू ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हमने पहले सॉइल फॉर्मेशन को कवर कर लिया था, वेदरिंग के फैक्टर्स कवर कर दिए थे, सॉइल प्रोफाइल कवर कर ली थी। अब हम कवर करने जा रहे हैं सॉइल की डिग्रेडेशन कैसे होती है और सॉइल की कंजर्वेशन कैसे होती है। ठीक है, तो कंजर्वेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं और सॉइल को डिग्रेड जो हो रहा है, मतलब उसकी जो क्वालिटी के अंदर डिक्रीज हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, उसको किस तरीके से हम एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, वो हम एनहांसमेंट कंजर्वेशन में पढ़ेंगे और उसके जो डिग्रेडेशन हो रहे हैं उसके क्या क्या रीजंस हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला तो है सॉइल इरोजन। ठीक है, आप सभी को पता है कि सॉइल इरोड होता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, विंड, वाटर। ठीक है, इसके कारण सॉइल इरोजन होता है। इरोजन के अंदर क्या होता है कि एक पार्ट से सॉइल का, जैसे सॉइल यहाँ पे ये पूरा लैंड है मेरा, इस ट्रैक्ट पे मेरे बहुत सारा सॉइल अच्छा से सॉइल प्रोफाइल डेवलप्ड है, बट क्योंकि हैवी वाटर फ्लो की वजह से या फिर विंड फ्लो की वजह से ये सॉइल यहाँ से रिमूव हो जाता है, जैसे कि डेजर्ट्स के अंदर होता है, और दूसरी जगह जाके डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, दूसरी जगह जाके सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। आपने सैंड ड्यून्स का कॉन्सेप्ट भी अगर पढ़ा हो, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं सैंड के। डेजर्ट के अंदर ये मोस्टली प्रेवलेंट होता है, बट सॉइल इरोजन मेजरली टर्म्स में अगर अपन प्लेट्यूज, प्लेन्स पे भी देखें तो उसके अंदर क्या होगा कि एक जगह से सॉइल का ट्रांसफर होना दूसरी जगह पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ की जो क्वालिटी है, अगर ये एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो इधर की क्वालिटी क्या हो जाएगी, सॉइल की डिक्रीज हो जाएगी। इजंट इट? इसके कारण ये डिग्रेडेशन का एक रीजन बन जाता है। सॉइल का डिप्लीशन हो रहा है, यही कि सॉइल के अंदर जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है। ठीक है, ये ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, जो कि पंजाब और हरियाणा के अंदर केस आपने सुना होगा न्यूज में। फिर ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं, मतलब अगर उस पर कुछ ग्रासेस वगैरह है, अगर सॉइल के अंदर अच्छे से ग्रासेस सॉइल प्रोफाइल डेवलप्ड है, तो उस पर एनिमल्स बार बार अगर ग्रेज करेंगे तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण वापस से ग्रासेस को उगने में टाइम लगता है या फिर कभी नहीं उग पाती है। ठीक है, आपने सुना होगा बंजर जमीन हो जाती है, मीन्स की उसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल डिग्रेड हो जाती है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण वो अपने लिए नॉन यूजेबल लैंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि प्लांट्स, जब कोई सॉइल है उसके ऊपर अगर हम कोई ट्री लगा देते हैं तो उस ट्री के कारण क्या होता है, इसकी जो रूट्स है वो सॉइल के नोड्यूल्स को ऐसे बाइंड करके रखती है अपने साथ में। आपने देखा होगा जब भी कोई ट्री को कट किया जाता है तो आप उसके साथ सॉइल भी आ जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि वो जो रूट्स है वो बाइंड करके रखती है, उसके थ्रू प्लांट, ये जो ट्री है उसको वाटर और फ्रूट की सप्लाई होता है। तो इसके कारण सॉइल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है। अगर आपने कोई ऐसा लैंड रख दिया है, अब इसको हम कंजर्वेशन के अंदर भी पढ़ेंगे कि अगर कोई लैंड पे ट्री नहीं है तो उसका इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर अगर आपने ट्रीज और प्लांट्स लगा दिए हैं सॉइल पे तो इरोजन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अगर अगर आप इन ट्रीज को कट कर देंगे आप, तो क्या होगा, इससे सॉइल इरोड जल्दी होने लग जाएगा, उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल के अंदर, तो वो ट्री को भी हेल्प कर रहे हैं और सॉइल को भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, रेन वॉश। ये सेम, जैसे रेन आती तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा एक जगह से सॉइल ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हैवी वाटर फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर डायरेक्ट वाटर फ्लो हो रहा है, उसके कारण सॉइल डिस्प्लेस हो जाता है, जिससे कि एक प्लेस, फर्स्ट प्लेस की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है और सेकंड के उधर वहाँ पे नॉन यूजेबल रहता है। यहाँ पे कोई ग्राउंड है जहाँ पे सॉइल की क्वालिटी हमको अच्छी चाहिए, जहाँ पे हम अच्छे से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, और एक तरफ कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ठीक है, जहाँ पे सॉइल की इतनी नीड नहीं है, अगर उस तरफ चल जाता है तो वो हमारे लिए वेस्टेज ऑफ सॉइल हो रहा है। ठीक है, तो रेन वॉश भी एक रीजन हो सकता है। लैंडस्लाइड्स, आपको पता है लैंड के जो बड़े बड़े प्लेट्यूज वगैरह होते हैं या फिर माउंटेन हिल स्टेशन होते हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है, मतलब हैवी वाटर की वजह से, रेन वॉश की वजह से लैंड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और वो स्लाइड डाउन कर जाती है। जैसे माउंटेनियस रीजन पे होता है तो ये यहाँ का इतना पार्ट अगर वीक हो गया है तो वो रेन के साथ वॉश अवे हो जाता है। ठीक है, फ्लड्स के कारण भी, फ्लड्स में भी आपको पता है कि बहुत सारा सॉइल डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये सारे इरोजन के वेज है।
ठीक है। तो इसके कारण ये सारे वेज हैं जिसके कारण डिग्रेड हो रहा है, सॉइल इरोड हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या करें, अब इनको किस तरीके से सॉइल को बचा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। आपके एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ कुछ डायग्राम्स हैं और जो नहीं है उनको मैंने बना दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट कंजर्वेशन का मेथड है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, जब आप कोई भी ट्रैक ऑफ लैंड पे, आपके पास कोई अच्छा सा ग्राउंड है, उसके ऊपर ट्रीज वगैरह लग रखे हैं, तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आपके अगर सॉइल है तो उसके साथ में आपको ऑर्गेनिक मैटर की भी एक लेयर बना देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि सॉइल इधर से एकदम से पूरा वॉश अवे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक मैटर की एक लेयर बना देंगे, जिस तरीके से आप इस तरीके से एक थोड़ा अपलिफ्ट कर देते हैं सॉइल को, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि खेतों के अंदर उसको ट्रैक्टर्स के थ्रू ऐसे मल्च किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जल्दी से इरोजन नहीं होता है, फर्टिलिटी रिप्लेनिश होती रहती है। अगर टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल की फर्टिलिटी हो सकता है टेम्परेचर या फिर सॉइल इरोजन या फिर रेन वॉश की वजह से डिक्रीज हो चुकी हो, उस पर एसिडिटी उसकी सॉइल की बढ़ गई हो, तो आपको उसको वापस से सही करना है। तो आप क्या करो, सब सॉइल जो लेयर है, सब सॉइल लेयर हमने पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल में, उसको इतना डक कर लीजिए कि वो ऊपर तक आ जाए। और इस तरीके से अगर उसके अंदर ट्रैक्स बन जाएंगे तो उसको इरोड भी नहीं होगा और सॉइल वापस से रिप्लेनिश हो जाएगा। इसलिए मल्चिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। मल्चिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सब सॉइल की लेयर को टॉप सॉइल की लेयर के साथ मिक्स कर देते हैं विथ टॉप सॉइल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एग्रीकल्चर, अगर हम कोई भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, उससे पहले जो अपने फार्मर्स होते हैं वो मल्चिंग करते हैं ट्रैक्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि इन डेप्थ हमारे लैंड के अंदर है, उसको वापस से ऊपर लेके आना जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो, ठीक है। फिर काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर के अंदर क्या होगा कि जिस तरीके से आपके एक लैंड है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इधर स्टोन्स की इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। इधर अगर आपने स्टोन्स लगा दिए हैं, रॉक्स लगा दिए हैं, तो ये वाटर वॉश अवे नहीं कर पाएगा आपकी प्लांट्स को, आपकी क्रॉप्स को, आपके एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर कुछ भी डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे ट्रेंच के अंदर वाटर कलेक्ट हो गया है, तो आप एक ऐसा बैरियर बना दीजिए। इसको कॉन्टर बैरियर क्यों कहा गया है, क्योंकि आप एक बैरियर बना रहे हैं जिससे कि आपकी फील्ड है, जो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड है, उसको कोई डिग्रेडेशन ना हो, उसकी कोई क्वालिटी में डिक्रीज ना हो, वो एज इट इज रहे, ठीक है। आप एक बैरियर कर रहे हैं जिससे कि आप प्रोटेक्ट कर पाए अपनी एग्रीकल्चर फील्ड को, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम्स बना दी जिससे आपको याद रहे। रॉक डैम्स क्या होता है, हम अगर कहीं पे पानी ज्यादा आ रहा है या कोई डैम वाला एरिया है, तो वहां पे इस तरीके से स्टोन्स लगा सकते हैं, ठीक है। स्टोन्स के कारण क्या होगा, वाटर एकदम से फील्ड्स में नहीं जाएगा, इससे फील्ड्स को एकदम से प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें धीरे धीरे पानी जाता रहेगा, क्योंकि आपको पता है स्टोन्स के अंदर स्पेसेस होंगे, तो स्पेसेस के थ्रू रिसीव तो करेगा वाटर, बट एकदम से नहीं जाएगा तो वॉश अवे नहीं होगा सॉइल, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। फिर है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि हम अगर कोई प्लेट्यू रीजन है या फिर कोई स्लो माउंटेनियस रीजन है, तो उसमें टेरेसेस बना देते हैं। आपने देखा होगा कोई हिल स्टेशन पे गए होंगे कि अगर कोई ऐसा माउंटेन है तो उसमें से टेरेसेस बना देते हैं, जिससे कि जो रेन फ्लो हो, जब हेवी रेनफॉल हो, तो एकदम से सॉइल वॉश अवे होके ग्राउंड या प्लेन पे ना आए। इससे क्या होगा, टेरेस पे आएगा तो धीरे धीरे रिसीड होके इस जिगजैग वे में जाएगा, ठीक है। तो वो आधा तो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा उस वाटर को और आराम से वो धीरे धीरे वॉश अवे होगा। इसके कारण दो फायदे हैं हमको, ठीक है। एक तो जल्दी से वॉश अवे नहीं होगा, तो एक तो फ्लड के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, रिड्यूसेस प्लस चांसेस। और एक है कि सॉइल के वाटर भी अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, और सॉइल के इरोजन भी बच जाएगा। तो इस तरीके से हम टेरेसेस क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि वाटर जो है हमारा अच्छे से लेवल बाय लेवल आए, एकदम से ना आए, जिससे कि सॉइल इरोड ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग आपने पढ़ा होगा कि जब हम 2 या 3 टाइप की क्रॉप्स एक साथ लगा देते हैं रोज में, तो क्या होता है, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि
रेसिस्टेंट होते हैं, जैसे बड़े बड़े क्रॉप्स आपने लगा दिए, उसके बीच में छोटे क्रॉप्स लगा दिए, फिर बड़े लगा दिए, या अलग अलग टाइप के साइज के अलग अलग फीचर्स के अगर आप क्रॉप्स लगा देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, सॉइल एकदम से वॉश अवे नहीं कर पाता है। अगर एक ही टाइप के फील्ड्स होंगे, एक ही टाइप के क्रॉप होंगे, तो अगर उनकी लेंथ छोटी है, मान लीजिए कोई आपने ऐसा क्रॉप लगाया जिसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, जैसे कोई वेजिटेटिव क्रॉप लगाते हैं और एक तरफ आपने बीट्स वगैरह लगाते हैं, उसके कारण क्या होगा, ये जो बिगर क्रॉप है वो प्रोटेक्ट कर लेगा स्मॉलर क्रॉप्स को और वाटर अच्छे से रिसीड होके जाएगा। ठीक है, फर्टिलिटी भी एनहांस रहेगी, इससे फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी, इरोजन के चांसेस भी रिड्यूस होंगे। ठीक है, और इससे डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉपिंग भी हो जाएगी, जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटर प्लॉइंग की। काउंटर प्लॉइंग जिस तरीके से हमने टेरिस फार्मिंग करा था, जिससे हमने टेरिसेस क्रिएट कर दिए थे फार्मिंग के लिए, उसी तरीके से काउंटर प्लॉइंग प्लॉइंग के अंदर भी हम जो माउंटेनियस रीजन है उस इस तरीके से टेरिस क्रिएट कर देंगे, जिससे कि वाटर एकदम से रश अवे ना हो, या कोई विंड आ रही है तो एकदम से रिसीड ना हो। ठीक है, फिर बात करते हैं शेल्टर बेल्स की। शेल्टर बेल्स काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम यहाँ पे अगर हमारा कोई क्रॉप लगा रहे हैं, ठीक है, इस एरिया में अगर हम कोई क्रॉप लगा रहे हैं तो उसके दोनों तरफ हम बड़े बड़े ट्रीज लगा सकते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई कर रहे थे वही इसके अंदर, जैसे कोस्टल और ड्राई रीजन्स के अंदर ये अप्लाई ज़्यादा होता है, जहाँ पे कि वाटर एकदम से कोस्टल रीजन में आपको पता है कि अगर हाई टाइड्स आ रही है तो उसके कारण वॉश अवे हो सकती है रीजन, तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रीज एक साथ लगा देंगे रोज में। ठीक है, वन रो फॉर क्रॉप एंड वन रो फॉर ट्रीज, तो इससे क्या होगा, ऑल्टरनेट रोज के कारण एकदम से वाटर रिसीड नहीं होगा और हमारे जो अंदर के क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम के थ्रू ही याद रखना है, जिससे आप समझ पाए। इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस यही रहेगा कि इसमें टेरेसेस है, दोनों में टेरेसेस होंगे, फिर ये मेजरली माउंटेनियस रीजन्स पे देखा जाएगा, ये आप प्लेन्स पे भी कर सकते हैं या फिर प्लेट्यूज पे। ठीक है, ये आप डायग्राम के थ्रू याद रख सकते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है वाटर। एक बार हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं। ठीक है, चलिए वाटर भी हम साथ साथ में कवर कर लेते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी। वाटर, तो वाटर आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। हमारा ये जो वाटर रिसोर्स है वो बहुत ही वाइटल है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो प्रेजेंट है ये 97.3% तो केवल सलाइन है। आपके पास अगर 100% वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, तो उसके अंदर से 97.3% तो ओनली प्रेजेंट इन सलाइन फॉर्म, जिसे सॉल्टी वाटर है, जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रेश वाटर बहुत ही प्रेशियस हो जाता है, क्योंकि वो 2.8% ही प्रेजेंट होगा हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर भी 2.7% तो ग्लेशियर में है। ठीक है, 2.7% का भी 70% ग्लेशियर में है और 1% है ग्राउंड वाटर में। जो हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं ट्यूबवेल्स और वेल्स के थ्रू, तो वो केवल 1% ही प्रेजेंट है। ठीक है, और बाकी जो 70% है वो है इन द फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। डेटा 2.7 and that from 2.7 also 70% is present in glaciers and 1% is present in groundwater. And then what about saline? 97.3% is present in saline breed. Now it's a renewable natural resource, as we know कि water को हम consume कर सकते हैं, renew कर सकते हैं बार बार। ठीक है, but 3/4 हमारा प्लैनेट का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है, तो देख लीजिए इतना सारा पानी है, बट अवेलेबल या फ्रेश जो वाटर है वो 2.7% ही अवेलेबल है। अब ये कैसे रिन्यू हो सकता है वाटर? क्या होता है, सीज है, ये आपका सी है या कोई भी लेक वाटर बॉडी है, रिवर है। ठीक है, इस वाटर बॉडी के अंदर इवेपोरेशन होगा, जब सन की हीट्स आएंगी तो वो इस वाटर का टेम्परेचर हाई कर देगी। उस हाई टेम्परेचर के कारण वो वेपर में कन्वर्ट होके और ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वेपर ऊपर जाके, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो फिर वो जाके वहाँ पे कंडेंस करने लगेगा, क्योंकि हायर जो ऊपर और ज़्यादा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर लो होगा, तो उसके कारण ये ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा और यहीं पे कंडेंस होके क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेगा। अभी क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर ली और बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये क्लाउड होल्ड नहीं कर पाएगा मॉइस्चर, इतना ज़्यादा मॉइस्चर ये क्लाउड होल्ड नहीं कर पाएगा। इसके कारण क्या होगा, रेन के फॉर्म में ये
वापस से पानी देगा, और ये वाला जो वाटर होगा वो होगा फ्रेश वाटर, और सी के अंदर आपको पता है कि सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है, सॉल्टी या सलाइन वाटर होता है, तो ये हमको फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन मिलेगा, ठीक है। फिर हम इस वाटर को कंज्यूम करेंगे, फिर कंज्यूम करने के बाद अल्टीमेट सोर्स इसका सी बचता है, ये सी में ही जाएगा, फिर वापस होगा। तो इस तरीके से एक साइकिल चल रही है ये, ठीक है। चलिए, वाटर साइकिल आपने क्लास फोर्थ में भी करा होगा, तो इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होगी। अब बात करते हैं यूसेज ऑफ वाटर। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। यूसेज ऑफ वाटर मतलब बहुत सारे काम वाटर के, तो बिना वाटर के तो हम रह ही नहीं सकते, है ना। जिस दिन पानी नहीं आता हमें टेंशन हो जाती है कि अब बिना पानी के किस तरीके से हम पियेंगे, क्या हम वॉशिंग कैसे करेंगे क्लोथ्स की, यूटेंसिल्स की, ठीक है, नहाएंगे कैसे। इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, आयरन, स्टील, क्लोथिंग, सब के अंदर वाटर की एक हैवी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जिस तरीके से अगर हमारे पास वाटर बॉडीज है तो हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं, है ना। रिसोर्स के अंदर मैंने जब रिन्यूएबल रिसोर्स आपको बताया था, उसके अंदर मैंने ये हाइड्रो पावर जनरेशन आपको बताया है, ठीक है, कि कैसे आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। चलिए, ये 3-4 आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं अगर यूसेज ऑफ वाटर पे क्वेश्चन आए तो, क्योंकि सबको अवेयर है, सबको पता है ये सारी चीजें। शॉर्टेज ऑफ वाटर, अब वाटर की क्यों क्यों शॉर्टेज हो रही है, हमारी डिमांड बढ़ रही है। क्यों डिमांड बढ़ रही है हमारी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आपको पता है पहले हम लोग इंडिया से भी सेकंड नंबर पे थे, हम पॉपुलेशन इंडिया जो है वो चाइना से सेकंड नंबर पे था पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, बट अब हम फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो एकदम से बहुत ज़्यादा राइज हो चुकी है, जिसके कारण शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गई है, क्योंकि पर इंडिविजुअल वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो गई है। फिर इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, हम लोग पहले अगर बकेट से नहाना प्रेफर करते तो आजकल हम शावर को प्रेफर कर रहे हैं, और उसके कारण वेस्टेज भी बढ़ रहा है। पहले अगर हम हाथ से कपड़े धो रहे थे तो अब हम वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, उसके कारण भी वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन आ रहा है, सिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल, उसके कारण भी शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रही है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो लिविंग स्टैंडर्ड्स में हमारे चेंज आ रहे हैं, हम लोग मिनरल वाटर प्रेफर कर रहे हैं, हम लोग इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर होम्स हो गए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर होम के कारण हर जगह रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो सबके काम एक साथ होते थे, ठीक है, तो वाटर की जो कंजम्पशन था वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता था। बट आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है, फिर अर्बनाइजेशन है और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, उसी सब के कारण शॉर्टेज ऑफ वाटर हो चुका है। फिर शॉर्टेज इन सप्लाई भी हो गया, क्यों, क्योंकि पहले तो अवेलेबिलिटी थी, बट जिस तरीके से अब डिमांड बढ़ गई है तो उसकी सप्लाई कम हो गई है। सप्लाई कम इसलिए हो गई क्योंकि क्लाइमेटिक रीजन्स भी है, और रेनफॉल के अंदर भी चेंजिंग पैटर्न्स है, ठीक है, इसके कारण सप्लाई भी कम हो रही है। और ये क्यों कम हो रही है, ड्राइंग अप ऑफ वाटर बॉडीज। आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इस टेम्परेचर इंक्रीज के कारण वाटर बॉडीज है वो ड्राई अप हो रही है। फिर पॉल्यूशन, ये तो मेजर फैक्टर है, क्योंकि हम वाटर जो बॉडीज है उनको बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। उसके कारण भी पॉल्यूशन लेवल के कारण अब ये वाटर जो पॉल्यूट हो चुका है उसे हम यूज नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं अवेलेबल वाटर हमारे लिए रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है अवेलेबिलिटी के साथ, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। पहली बात, ड्राउट। ड्राउट क्या होता है, ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल मिनिमम होती है, जिससे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं होती है, ठीक है। उस रीजन को एज अ ड्राउट कंसिडर करा जाता है जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रही है, ठीक है। रेनफॉल अवेलेबल नहीं है तो उधर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं, तो ड्राउट मतलब वहाँ पे सूखा पड़ा है, एग्रीकल्चर भी नहीं हो रहा है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए इसको ड्राउट कह दिया जाता है। फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन, आजकल क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर के अंदर हम ट्यूबवेल्स वगैरह ओपन कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर के अंदर, और फिर जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसको भी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण भी शॉर्टेज बढ़ चुकी है। फिर बात करें कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन किस तरीके, जैसे इंडस्ट्रियल मेटल की हम बात करते हैं, नाइट्रेट मेटल, पेस्टिसाइड्स जो अगर फार्मर यूज कर रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, प्लास्टिक्स, ये से बहुत सारे रीजंस है, एन नंबर ऑफ रीजंस आप दे सकते हो जिसके कारण वाटर सोर्सेज पॉल्यूट हो रहे हैं, कंटामिनेट हो रहे हैं, ठीक है।
शॉर्टेज ऑफ वाटर मेजरली देखी गई है अफ्रीका में। अफ्रीका में क्यों देखी गई है? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी कम है, ठीक है। फिर साउथ वेस्ट एशिया के अंदर, वेस्ट एशिया आपको पता होगा, ओमान वगैरह, ये जो हमारे वेस्ट के अंदर कंट्रीज है, अफगानिस्तान वगैरह, इन सब के अंदर भी शॉर्टेजेस है, ठीक है। फिर साउथ एशिया, साउथ एशिया नीचे इंडोनेशिया वगैरह ये सब आ जाता है, यहाँ पे भी दिक्कत है। वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। आप ये समझ लीजिए एंटायर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड नेशन है, एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, आपको पता होगा। उसके चारों तरफ वाटर है, ठीक है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। क्यों है ये सब कुछ? क्योंकि वहाँ पे जो उसका लैटिट्यूड है, मतलब जिसकी जो पोजीशन है, आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा लोकेशंस के वगैरह ज्योग्राफी के अंदर, कि इसकी जो लैटिट्यूड है वो लो लैटिट्यूड पे है, ठीक है, उसका जो लैटिट्यूड है वो लो है, और उसके कारण क्या हो रहा है, इधर रेनफॉल बहुत ही कम हो रही है, ठीक है। ट्रेड विंड्स इसके अंदर ऑफ शोर है, ऑन शोर नहीं है, तो यहाँ पे रेनफॉल कम है। यहाँ पे ये सलाइन वाटर तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, पर फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, और इसके अंदर जो यहाँ पे वाटर बॉडीज है वो भी रिवर का फ्लो का सोर्स नहीं है, क्योंकि वाटर भी कम है, रेनफॉल भी कम है, और जो बाकी सोर्सेज है वो सारे सलाइन है, ठीक है। तो पीने लायक वाटर बहुत कम है इनके पास, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स भी हमने देख ली। आपको ये नाम याद रखने कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के, अगर पूछे जा सकते हैं, टेक द करेक्ट आंसर्स में भी, ठीक है। फिर कंजर्वेशन पे, कंजर्वेशन एक मेजर क्वेश्चन है, मेजर टॉपिक है। सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन, तो ये तो आपको अच्छे से याद करने ही है और समझने हैं। फिर वेजिटेटिव कवर, अगर हम वाटर पे लग होता है, मतलब कि अगर हमारे कोई भी ग्राउंड को, जैसे कि हम मैंग्रोव वगैरह भी देखा होगा आपने। चलिए ठीक है, मैंग्रोव्स का अगर आपको नहीं पता है तो उसको छोड़िए। अगर कोई लैंड है, ठीक है, जैसे रेनफॉल हो रही है, अगर रेनफॉल हो रही है कोई लैंड ट्रैक पे और आपने यहाँ पे ट्रीज वगैरह लगा रखे, तो इससे क्या होगा, ये सॉइल के अंदर वाटर रिसीड कर जाएगा, जैसे हमने देखा था, ठीक है। और फिर इन ट्रीज होल्ड करके रखेंगे उस सॉइल को, सॉइल के अंदर मॉइस्चर हो गया, और ये ट्रीज उस सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, जिससे कि वो फ्लो ना हो और वाटर उसके साथ रिसीड ना हो। तो इसके अंदर वाटर जो है वो अंदर पेनिट्रेट होगा, जिससे कि सॉइल के अंदर का जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर है, वो ग्राउंड लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, जिससे वाटर की अवेलेबिलिटी सही होगी। अब तो इसलिए वेजिटेटिव कवर जरूरी है, जिससे कि स्लो रन ऑफ हो, मतलब जो वाटर है वो एकदम से रन ऑफ ना हो जाए, और वो सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर रिसीड कर जाए। फिर रिप्लेनिश अंडर वाटर, ठीक है, जिससे अगर वाटर अंदर जाएगा तो, और ये वेजिटेटिव कवर अच्छा रहेगा, तो उससे सॉइल की जो क्वालिटी, जो वाटर की क्वालिटी है और सॉइल की क्वालिटी, दोनों को ही फायदा होगा। फिर वाटर हार्वेस्टिंग के हम मेथड लगा सकते हैं। अगर हमारे रूफ टॉप पे हम इस तरीके की कर दे स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, उसको पाइप को से कनेक्ट करके हम एक टैंक में, एक टैंक से कनेक्ट कर दे, हमारी रूफ को अगर हमको टैंक से कनेक्ट कर दे पाइप के थ्रू, तो उससे क्या होगा, वाटर हार्वेस्ट हो सकेगा, हम रेन वाटर को कंजर्व कर सकेंगे, और उसके अंदर फिर हम, अगर हमारी नीड्स होगी तो हम उस वाटर को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, ये फ्लो ऑफ हो जाएगा, और ये सारे ऐसी जगह चल जाएगा जहां हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे और यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज लॉस ऑफ वाटर सीपेज इन कैनाल, ठीक है, सॉरी, मिनिमाइज वाटर सीपेज इन कैनाल्स। हमको ये करना है कि लॉस नहीं हो वाटर का, जो कैनाल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसका लॉस ना हो, क्योंकि अगर कैनाल्स के अंदर कहीं पे भी कोई क्रैक होगा, तो उससे क्या होगा, वाटर रिसीड करेगा उन वॉल्स के अंदर, उनके ग्राउंड के अंदर, जिसके कारण क्या होगा, हम यूज नहीं कर पाएंगे उस फ्रेश वाटर को, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के अंदर हम रेफर करेंगे, क्योंकि इरिगेशन के अंदर काफी अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम स्प्रिंकलर मेथड, मतलब कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालेंगे, या फिर बिल्कुल ही माइन्यूट ड्रॉप्स के अंदर स्प्रिंकल कर देंगे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, ऐसे सिस्टम्स आते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसके अंदर वाटर फ्लो के अंदर ना जाके ऐसे माइन्यूट माइन्यूट ड्रॉपलेट्स के अंदर जाएगा उन प्लांट्स को, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, और उससे हमें भी हेल्प मिल जाएगी वाटर को कंजर्व करने में। फिर ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप, आई टोल्ड यू दैट वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम ड्रिप इरिगेशन। आपने यहाँ पे प्लांट लगा दिया है, और यहाँ पे आपने ऐसे पाइप कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि ड्रिप बाय ड्रिप वाटर जा रहा है, ठीक है।
या आपने देखा भी होगा, जो कि ड्राई रीजन्स के अंदर, राजस्थान वाले रीजन्स के अंदर हम फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। आप इन नोट्स काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आई थिंक वी कैन कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। या हम नेचुरल वेजिटेशन और लैंडस्लाइड्स वगैरह ये सब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।